चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे हम, एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन लिखो। आवाज आ रही है मेरी सही? क्वेश्चन लिखो। द वायरल गैस इक्वेशन, द विरियर द द विरियर गैस इक्वेशन इज गिवन बाय, आगे लिखो, इज गिवन बाय P इक्वल टू nRT बाय V माइनस B इंटू e रेज टू पावर माइनस A डिवाइडेड बाय RT V। ये हमारी वीरियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसे। अभी तो बस हमने डायमेंशनली देखना है इसे, वैसे ही केमिस्ट्री की इक्वेशन है, फिजिक्स में नहीं आती। केमिस्ट्री के तुम जब गैस पढ़ोगे केमिस्ट्री में 11th में तब आएगी। ये ई है, ये कांस्टेंट है, नंबर है ये, सिंपल नंबर है। फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। ये हमारा ये हमारा बी है, ये ए है। इनकी यूनिट्स निकाल लो क्या होंगी। इसमें पी प्रेशर है, कल करवाया था, पी इक्वल टू एनआरटी, वही है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ये भी आर वही है, टी टेम्परेचर वी वॉल्यूम। यूनिट्स बताओ। सर एक ही केल्विन मीटर क्यूब। एक ही क्या निकाल लिया तुमने? केल्विन मीटर क्यूब? केल्विन मीटर क्यूब। नहीं, ये नहीं है। बी की बताओ पहले, ए की तो थोड़ी बाद में पता लगी, तुम्हें पहले बी है आसान, वो निकाल लो। मैंने क्या कहा था, ये जो सेम यूनिट्स वाले होते हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। लास्ट लास्ट क्लास में लिखवाई थी मैंने एक लाइन। सर मीटर क्यूब। हाँ, सर तो मीटर क्यूब। बी की यूनिट्स क्या होंगी? जो वॉल्यूम की होंगी वही होंगी, क्योंकि वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बी की होगी मीटर क्यूब। ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन लिखो। इन एक्स रेज टू पावर वाई, इन एक्स रेज टू पावर वाई, आगे लिखो, वाई वाई मस्ट ऑलवेज बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इन एक्स रेज टू पावर वाई, वाई मस्ट ऑलवेज बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी। नाउ द यूनिट्स ऑफ ए, तो आगे क्या होगा? ये नोट लिख लिया, एक्स रेज टू पावर वाई, वाई मस्ट बी ऑलवेज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, ये नोट लिख लिया। अब तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? एक्स हमारे केस में ई है, और वाई सर क्या है? एक ही कोई एक ऐसी यूनिट एक ही कोई ऐसी यूनिट होगी जो आर टी वी की कंबाइंड यूनिट्स को कैंसिल कर दे। हाँ हाँ हाँ, यही। जो वाई हमारा यूनिट लेस होगा, तो ये पूरा वाई है हमारा, इस केस में वाई कितना, ए बाय आर टी वी। तो ए की यूनिट्स कितनी होगी? पहले तो ये निकालो, पीवी की क्या है, उससे पहले ये पीवी क्या हो गया, एन आर टी। तो आर टी क्या होगी, आर टी पीवी बाय एन। तो यूनिट्स क्या होगी इसकी?
पीवी तो मैंने कहा था एनर्जी जैसी यूनिट्स होती हैं पीवी की, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पीवी की यूनिट्स यहाँ, और डिवाइडेड बाई ये एन है, एन क्या है मोल्स, तो मोल। आरटी की यूनिट ये होगी, तो ए की यूनिट क्या होंगी, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर टी वी। तो कितनी हुई आर टी की पता है, के जी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू मोल। आर टी की पता है वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, तो कितना हुआ के जी मीटर रेज़ टू पावर 5 सेकेंड रेज़ टू पावर 5 मोल। एक ही यूनिट्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The surface tension acting on the surface, next question, the surface tension acting on the surface of a body is defined as force per unit length, force per unit length. Find the units of surface tension, find the units of surface tension। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सरफेस टेंशन ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी क्या होता है, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कितनी हुई फोर्स की यूनिट्स बताओ, सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। एनीवन? सर न्यूटन बाय मीटर। नहीं न्यूटन मत लिखा करो, फोर्स को खोल दो, न्यूटन नहीं। न्यूटन जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब फोर्स को अगर कैलकुलेट करना हो तब न्यूटन में देते हैं, अभी तो हम यूनिट्स एंड डायमेंशन ही कर रहे हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जब बात ही यूनिट की हो रही है तो न्यूटन की यूनिट तो खोलनी पड़ेगी हमें। फोर्स की क्या थी, फोर्स की थी हमारी केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स की यूनिट ध्यान ना है ना तो सिंपल ऐसे सोच सर लो, केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये लेंथ है लेंथ, तो ये केजी बाय सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स की सीधा यूनिट्स ध्यान ना है ना तो फोर्स इक्वल टू एम में दिमाग में रखा करो, और फिर एम को केजी पुट कर दो, एक्सेलरेशन की तो पता ही है हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ऐसे फोर्स की पता लग जाएंगे, फोर्स के एकदम से ध्यान में ना आएगा। तो सरफेस टेंशन की नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, नेक्स्ट check the validity of equation W equal to S into delta A। इसकी वैलिडिटी चेक करो, वैलिड है या नहीं है ये इक्वेशन। W क्या है, वर्क टन, S सरफेस टेंशन है, और A है सर एरिया। एफ एस कॉस थीटा। क्या क्या क्या
वैलिड और नॉट वैलिड? सर एफ मैं पूछ रहा हूँ वैलिड है या नहीं है ये इक्वेशन। एफ एस कोस थीटा क्या है? सर वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ये सामने लिखा हुआ है, अब तुम्हें वैलिडिटी चेक करनी है इसकी। वर्क वर्क क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर सरफेस टेंशन क्या है? केजी बाय सेकंड स्क्वायर इनटू एरिया। चेंज इन एरिया की भी एरिया की यूनिट होंगी, चेंज इन एरिया और एरिया की यूनिट सेम होंगी, तो चेंज इन एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड। yes it is valid। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जरूरी है कि वैलिड हो ही हो, मतलब अभी हमारी यूनिट्स के हिसाब से वैलिड आई है, हाँ हाँ, न्यूमेरिकल्स में वैलिड यूनिट्स ना हो। यूनिट्स के हिसाब से वैलिड है। मैंने लास्ट टाइम बताया नहीं था तुम्हें, एक एग्जांपल दिया था 1/3 k डेल्टा स्क्वायर का। उसमें मैंने कहा था कि ये हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला 1/2 k डेल्टा स्क्वायर, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है स्प्रिंग की एनर्जी का, वो होता है ये स्प्रिंग का एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग ये आगे पढ़ोगे तुम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह आएगा। ये होती है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सटेंशन होती है, तो इसमें पुट करोगे के एक्स और ये, तो ये वैलिड इक्वेशन आती है। लेकिन अगर मैं इसे 1/3 k x स्क्वायर लिख दूं तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी वैलिड आएगी। लेकिन ये फिजिकली ट्रू है? फिजिकली ये ट्रू नहीं है, फिजिकली जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है वो ये है। तो वैलिड होना इसका मतलब ये नहीं है फिजिकली भी ये ट्रू होगी। समझे? बस हमें ये देखना है वैलिड तब है जब दोनों साइड यूनिट सेम हो। यूनिट सेम है मतलब वैलिड है। मतलब एक तरह वैलिड का मतलब ये है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है दोनों साइड यूनिट्स बैलेंस हो रही हैं, डिसबैलेंस यूनिट्स नहीं है। लेकिन फिजिकली फॉर्मूला तो जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला वही होगा 1/2 k डेल्टा स्क्वायर, असली फॉर्मूला है जो जो क्वेश्चन में यूज होएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी इज केप्ट एट टेम्परेचर T, व्हेन अ बॉडी is kept at temperature T, then the rate at which heat is radiated from its surface is called as thermal power, is called as thermal power। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज़ पावर 4। तो ये रेट ऑफ हीट है, ये होता है चेंज इन हीट अपॉन टाइम, कितने टाइम में। रेट का मतलब ये होता है नीचे टाइम होता है, हीट का रेट है, वेलोसिटी का रेट है तो डेल्टा वी बाई टी होता है, अब हीट का रेट है तो डेल्टा क्यू बाई टी होगा। ये हमारा है सिग्मा सिग्मा ई ए टी रेज़ पावर 4। क्यू इज हीट एनर्जी, क्यू इज हीट एनर्जी, डेल्टा टी टाइम, ई इज एमिसिविटी ऑफ बॉडी, एमिसिविटी ऑफ बॉडी। ये एक प्योर नंबर होता है, प्योर नंबर, यूनिट्स नहीं होती इसकी, यूनिटलेस होता है प्योर नंबर। ठीक है, टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर।
सिग्मा को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ सिग्मा। ये फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, वैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अभी तुम बस, मैंने सब के बारे में बता दिया, क्यू क्या है, ठीक है, तुम सिग्मा के यूनिट्स बता दो मुझे, स्टीफन कांस्टेंट। फाइंड यूनिट्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा बोल देते हैं इसे, सिग्मा। इस डिनोशन को, ये साइन होता है जो, इसका नाम सिग्मा होता है। यूनिट्स ऑफ सिग्मा। क्या आया आंसर, क्या है एनीवन? सर एक बार दोबारा बता दो, ए क्या चीज है? ए ए, ए तो एरिया है, एरिया, एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस है। जो भी एनर्जी होगी उसकी यूनिट सेम रहती है, तो एनर्जी की यूनिट हमें पता है। क्यू की यूनिट क्या होंगी? क्यू की होंगी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो इनटू 1/सेकंड। अब ये जो ई है, एमिसिविटी ऑफ बॉडी है, प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, तो ए और टी रेज टू बाहर नीचे जाएंगे, इसके सिग्मा निकालने के लिए नीचे भेज दो इन्हें। कितना होगा एरिया, कितना होगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर कितना होगा केल्विन, केल्विन रेज टू पावर 4। ये यूनिट्स आएंगे हमारे सिग्मा की। तो अब जो कट रहा है काट दो उसे, मीटर स्क्वायर गया। केजी सेकंड क्यूब केल्विन रेज टू पावर 4, सिग्मा की यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक छोटी हेडिंग डाल लो, कंसेप्ट ऑफ एंगल। कंसेप्ट ऑफ एंगल, इसमें लिखो द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन
it is a dimensionless quantity. SI unit of angle is radian. It is a dimensionless quantity since आगे देखो, it is a ratio of two distances. Since it is a ratio of two distances. आगे लिखो, consider next para, consider a circle of radius r. Consider a circle of radius r. Then we move around the circle. Then we move around the circle from point A to point B. Then the angle theta subtended by this arc at the center is angle theta subtended by this arc at the center is simple a ratio of arc length to the radius of the circle. Ratio of arc length to the radius of the circle. तो क्या कहा मैंने, कोई सर्कल ड्रॉ करें, ये सेंटर है O, उससे A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर मूव करते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस होगा S A से B, तो ये जो एंगल थीटा मेक करेगा वो थीटा होगा, वो रेशो होगा, किसकी रेशो होगा, आर्क लेंथ S और हमारे रेडियस R की, यानी कि थीटा S और रेडियस R की रेशो होगा। थीटा की यूनिट्स होती है रेडियंस, ठीक है। और मैंने अभी ऊपर क्या लिखवाया था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ये, इसकी यूनिट्स होती है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। लेकिन डायमेंशन कौन होती है, जिसको मीटर, ये मास लेंथ टाइम इसमें लिखा जा सके, मास लेंथ टाइम की पावर में लिखा जा सके, लेकिन ये इसकी डायमेंशन लेस होता है, लेकिन यूनिट्स होती हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m रेज़ टू r 0, l रेज़ टू r 0, टाइम रेज़ टू r 0। इसकी ये टाइम है, ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, इन सब की डायमेंशन कुछ नहीं है, 0 0 0 होगी थीटा के केस में। जब मास की बात करेंगे तब हो जाएगी ये, अगर सिर्फ मास m की बात करें तो ये हो जाती है 0, और ये टाइम भी 0, बस m की पावर 1 आएगी। तो अब आगे लिखो डायमेंशंस, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। Dimensions of any physical quantity are the power to which a fundamental units should be raised to get its units. Are the power to which the fundamental units should be raised to get its units. फंडामेंटल यूनिट्स कौन, मास लेंथ टाइम, इनको किस पावर तक रेज करें कि हमारी जो ये
रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन आ जाए। ये जो पावर्स होती है ना, ये इस केस में 0 0 0 है, वैसे कोई जनरल केस में होती है m रेज टू आर ए, लेंथ रेज टू आर बी, समथिंग t रेज टू आर सी। ए बी सी कुछ ही वैल्यू हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंड करेगी। तो ए बी और ये सी होते हैं, इन्हें डायमेंशंस बोलते हैं। ये पावर्स है ना जो, इन्हें डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल SI unit of force is SI unit of force is kg meter per second square, which implies that the dimension of force are that the dimensions of force are m raised to power 1 मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर ही 1 है, टाइम टी स्क्वायर है और नीचे है तो टी रेज टू -2। और ऐसे लिख सकते हैं इसे, और ऐसे लिख सकते हैं। लिखो नेक्स्ट पैरा में, एंगल इज एन एक्सेप्शन, एंगल is an exception having no dimension and carry units radians. एंगल इज एन एक्सेप्शन, और कोई नहीं होता ऐसा, यही होता है, एंगल ही होता है। एंगल इज एन एक्सेप्शन हैविंग नो डायमेंशन एंड कैरी यूनिट्स रेडियंस। सो लिख लिया, हो गया। फॉर अ कंप्लीट सर्कल, फॉर अ कंप्लीट सर्कल द एंगल, तो पीछे जो डिफाइन किया है ये थीटा इक्वल टू S/R, तो कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा, कंप्लीट सर्कल थीटा कितना हो जाएगा S/R। एस क्या हुआ इसका पूरा पेरीमीटर, क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर होगा 2πr, एस पेरीमीटर ही है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क था। जब थीटा पूरा इतना हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा पूरा कंप्लीट, तो ये एस कितना हो जाएगा पूरा पेरीमीटर 2πr और डिवाइडेड बाय आर, तो कितना आ गया हमारा थीटा 2π। तो वही बता रहा हूँ मैं, इसे ऐसे लिखो, फाई इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 2π। तो इससे क्या पता लगा, ये हमारा सर्कल है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ का एंगल 2π होगा। 2π और एंगल की यूनिट्स मैंने बताई है क्या होती है, रेडियन, तो क्या होगा 2π रेडियन, RAD से डिनोट कर देते हैं रेडियन को, RAD से, इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2π रेडियन है, पूरा 360 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना हुआ 360 बाय 2π, 180 बाय पाई डिग्रीज, 180 बाय पाई डिग्रीज। तो इससे क्या पता लगा, 1 डिग्री 2π बाय 360 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 60 डिग्री क्या हुआ, 1 डिग्री का ये तो इंटू 60 कर दो, 60 इंटू पाई बाय 180
π/3 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियंस। नेक्स्ट लिखो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसे ओमेगा कहते हैं, OMEGA। जैसे उसे सिग्मा बोलते हैं, इसे ओमेगा बोलते हैं। ऐसा साइन होता है, थोड़ा गोल गोल सा डब्लू होता है, थोड़ा मोटा मोटा सा गोल सा डब्लू। तो ये क्या हुआ डब्लू, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन एंगल, ये टाइम है, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का। इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट बताओ इसके ओमेगा की क्या होंगी। एनीवन गैस कर, तो गैस। आरुष, सर 1/2 दिव्यांशु, यूनिट क्या होंगी, यूनिट डेल्टा थीटा की मैंने अभी क्या बताई थी, रेडियंस। मैंने बताया था कि थीटा एंगल है जो, उसकी यूनिट्स रेडियन होती है, लेकिन वैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी वो। तो चेंज इन एंगल की भी रेडियन होगी, तो रेडियन बाय सेकंड ओमेगा की यूनिट्स। अभी बताया था ना मैंने पीछे, सर थीटा के। सर हाँ, रेडियन यूनिट लेस हो तो 1/2 नहीं होना चाहिए। डेल्टा यूनिटलेस थोड़ी है, क्या लिखवाया था मैंने पीछे, एंगल इज एन एक्सेप्शन हैविंग सर रेडियन हैविंग नो डायमेंशन एंड कैरी यूनिट्स रेडियंस। डायमेंशन ही होती है ऐसे, जैसे मास लेंथ और टाइम की, जैसे जैसे मास की होती है, मास को केजी होती है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, m⁻⁴ l⁻⁴ टाइम r⁻⁴, क्योंकि इसका मास के एक केजी की एक पावर है, तो इसको मास की एक पावर है, लेंथ की कोई पावर नहीं है, टी की भी कोई पावर नहीं है। लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ क्या होती है, लेंथ मीटर, मीटर⁻⁴ होती है लेंथ की, तो इसे क्या लिखेंगे, एम मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 0। तो इस तरीके से ना, जैसे ये डायमेंशन है ना, तो हमारे जो इसकी होती है फाई की, थीटा की, जो पीछे मैं बता रहा था, वो ये होती है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴। ये एक एक्सेप्शन है, जिसकी यूनिट्स तो होती हैं, यूनिट्स तो होती हैं थीटा की रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन ये होती है 0 0 0, यानी कि डायमेंशन लेस होता है। जब 0 0 0 पावर हो जाती है तो डायमेंशन सर लेस बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन लेस सर बोलते हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी 0 0 1 होगी, हाँ 0 0 - 1। हाँ, 0 0 - 1 ये होगी इसकी, लेकिन यूनिट्स होंगे रेडियन, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट्स हैं, थीटा की यूनिट्स तो होती हैं, तो यूनिट्स तो हम लेंगे रेडियन पर सेकंड। लेकिन अब इसकी यूनिट्स तो आ गई, रेडियन पर सेकंड आ गई ओमेगा की। अब इसे डायमेंशन में लिखो, क्या लिखोगे, रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, और टाइम की है -1 यहाँ, तो m 0 l 0 टाइम -1, ये होगी डायमेंशन ऑफ रेडियन, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। समझ आ गई, थीटा एक ऐसी चीज है जिसकी यूनिट्स तो होती हैं, एक 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 यही चीज है, और कोई नहीं है ऐसा, जिसको अगर कोई पूछे यूनिट क्या है तो रेडियन में है। जैसे अगर आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो रेडियन में दी होती है, एंगल एंगल दिया होता है ना इसका, रेडियंस में। मैथ्स में भी रेडियन में दिया होगा एंगल इसका, फिर मैथ में तो यूनिट्स का काम ही नहीं है, फिजिक्स में रेडियंस में दिया होता है इसका एंगल। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन भी करोगे ना तुम,
कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे काइनेमेटिक्स में कि एक बॉडी है उसका ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से लिखा जाता है ओमेगा को। तो इससे क्या पता लगा इसकी यूनिट्स रेडियन पर सेकंड है, लेकिन रेडियन की कोई डायमेंशन होती है तो इसकी डायमेंशन में सिर्फ सेकंड वाला आएगा, तो इस वजह से इसकी डायमेंशन होगी m0l0 t⁻⁻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 
वो हैं। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है चेंज इन ओमेगा। अब जो ओमेगा चेंज इन थीटा अपॉन टाइम था, अब हमने ओमेगा को भी चेंज कर दिया, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? ओमेगा को टाइम से डिवाइड कर दिया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, दोबारा से एक और सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस, डायमेंशंस m रेज टू आर 0, l रेज टू आर 0, t रेज टू आर -2। एक छोटा सा नोट लिखो, नोट, whenever we have sin theta, whenever we have sin theta और साइन ऑफ, अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, साइन ऑफ एनीथिंग, अंदर कुछ भी हो सकता है, साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ एनीथिंग। दिस एनीथिंग लिखो, दिस एनीथिंग must be a dimensionless quantity. This anything must be a dimensionless quantity. तो साइन के अंदर कुछ भी हुआ, एनीथिंग का मतलब कुछ एनीथिंग अलग से चीज नहीं है, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये अंदर हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा। दिस एनीथिंग मस्ट बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इससे मतलब क्या पता लगा? और ये एक और, साइन ऑफ एनीथिंग साइन, एनीथिंग भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशन लेस, और साइन ऑफ एनीथिंग भी डायमेंशनलेस होता है। लिखा है नोट? एक एग्जांपल देता हूं इसका, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखो, इफ इन ए सिचुएशन, इफ इन ए सिचुएशन साइन ए टी स्क्वेयर, साइन इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, कोई सिचुएशन है जिसमें साइन ऐसे दिया हुआ है, वेयर टी इज टाइम, देन यूनिट्स ए टी स्क्वेयर के क्या होंगे? मैंने क्या कहा था? साइन ऑफ, ये ठी ये ठी थीटा है, थीटा, तो यूनिट्स तो रेडियन होंगे, साइन के अंदर थीटा होता है, एंगल होता है कोई, ए टी स्क्वायर के यूनिट रेडियन होंगे, और तो ए की यूनिट क्या हुआ है? रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन क्या होंगे? फोर डायमेंशंस, डायमेंशंस डायमेंशन होंगे m रेज टू आर 0, l रेज टू आर 0, t रेज टू आर -2। रेडियन के कोई होते नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट x of a body depends upon time. The coordinate x of a body depends upon time t and displacement s as x equal to a sin bt cube plus c cos d s स्क्वायर। टाइम t है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये चार कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट नहीं है मतलब डायमेंशन निकालनी है इनकी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। डायमेंशन निकालो ए बी सी और डी की। पहले ये बताओ, मैंने बताया था साइन ऑफ एनीथिंग है तो अंदर का एनीथिंग भी डायमेंशनलेस होता है। इस केस में एनीथिंग क्या है? ये एक में है बीटी क्यूब, एक में है डी एस स्क्वायर, तो ये डायमेंशनलेस करना है इसे। और मैंने ये भी कहा था कि साइन ऑफ पूरा ना, ये पूरा साइन भी है डायमेंशनलेस होता है, तो ये कोस भी डायमेंशनलेस है। जो भी एंगल्स रिलेटेड है, साइन कोस टेन कुछ भी हो, ये डायमेंशनलेस होंगे फिर। तो ये डायमेंशनलेस है। और एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक कोऑर्डिनेट है तो वो मीटर में होगा। तो ए और सी की हम कह सकते हैं मीटर्स होगी इसकी, ए और सी की मीटर्स। क्यों? एक्स मीटर है और साइन का कुछ है नहीं यूनिट, साइन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो ए का क्या होगा? सिंपल मीटर ही होगा बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि एक्स और एक्स का यूनिट सेम एज इसका होगा और इसका सेम एज इसका होगा, तो अंदर वाले की कोई यूनिट नहीं है, तो ए की मीटर ही हो जाएगी, ए और सी मीटर। तो ए सी की डायमेंशन क्या होगी? ए कोमा सी की डायमेंशन m0 l1 t0। बी टी क्यूब है, उसकी यूनिट होंगी रेडियन। यूनिट साइन के अंदर एंगल होता है थीटा। इस केस में थीटा क्या है? बी टी क्यूब है। इस केस में हमारा थीटा क्या है? बी टी क्यूब है। थीटा के यूनिट तो रेडियन होती है, तो बी की यूनिट क्या होंगी? रेडियन पर सेकंड क्यूब, तो ये तो होगी यूनिट। अब डायमेंशन क्या होंगी? m0 l0 t⁻³ सिमिलरली डी की क्या होगी? डी एस स्क्वेयर क्या है? एस डिस्प्लेसमेंट है, तो डी इंटू डी एस स्क्वेयर रेडियन, तो डी की क्या होगी? रेडियन पर मीटर स्क्वेयर। तो क्या हुई डायमेंशन? क्या हुई? m0 l-2 t0। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। whenever we have whenever we have
an expression on whenever we have an expression on a raised to b, then quantity a may have any units. आगे लिखो may have any units, but quantity b must be unitless and dimensionless quantity. Must be unitless and dimensionless quantity. तो क्या कहा मैंने, a रेज़ टू b है, तो जो a क्वांटिटी है उसकी कोई भी यूनिट हो सकती है. अगर a रेज़ टू b है तो a की कोई भी यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन जो ये b है इसकी यूनिट भी नहीं होंगी और डायमेंशन भी नहीं होगी. इससे क्या पता लगता है, हमारा इस तरह का अगर कोई लिखा हुआ है कहीं 2⁴ kg, तो ऐसे लिख नहीं सकते, ये नॉन वैलिड है. लेकिन 2 kg⁴ ये वैलिड है. बी की कभी कोई यूनिट्स नहीं होगी, बी हमेशा नंबर होगा, प्योर नंबर, जैसे इसके से 4 है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नया टॉपिक है ये, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, टू फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, to find the dependence of one physical quantity to other physical quantity. First application है इसकी, to find the dependence of one physical quantity to another physical quantity. तो इसमें एप्लीकेशन है ये पहली, इसमें थोड़ा अंदर लिखो, एक पैरा लिखो, अंदर लिखो when, आगे लिखो whenever a physical quantity is given to be dependent on some other physical quantity, is given to be dependent on some other physical quantity, then we can assume the powers, and then equate the dimensions on both these sides to obtain the power. Then we can assume the powers and then equate the dimensions on both the sides to obtain the power. Note that proportionality constant cannot be found using dimensional analysis. Next para, note that this technique will work only when the proportionality constant
द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट itself is a dimensionless quantity. Itself is a dimensionless quantity. चलो मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, जो ये जितना भी दिखवाया मैंने तुम्हें कितना समझ आया कितना नहीं वो एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल क्वेश्चन ही है। टाइम पीरियड of a simple pendulum depends upon its length and g. Find the actual dependence. तो क्या कहा था इसमें, क्वेश्चन में क्या रखा है, टाइम पीरियड है जो वो सिंपल पेंडुलम के लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, टाइम है वो हमारा फंक्शन किसका है, लेंथ है जी का। फंक्शन ये एफ तब लिख देते हैं अगर कोई टाइम, जैसे कोई चीज ए अगर बी और सी पे डिपेंड कर देती है तो ऐसे लिख देते हैं ए इज फंक्शन ऑफ बी एंड सी। अगर बी और सी पे ए डिपेंड करती है तो ऐसे टाइम एंड लेंथ है। तो इससे क्या होता है, टाइम प्रोपोर्शनल है, लेंथ हमें नहीं पता कितनी यूनिट्स है तो हम मान लेते हैं लेंथ के ए पावर के प्रोपोर्शनल है और जी के कुछ बी पावर के प्रोपोर्शनल है। और ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं इसमें, इक्वल टू लगाएं के इंटू एल रेस्ट टू आर ए जी रेस्ट टू आर बी। तो ऐसे लिख दिया। अब टाइम की डायमेंशन लिख दो कितनी होती है, एम रेस्ट टू आर 0, लेंथ रेस्ट टू आर 0, टी रेस्ट टू आर 1। इसे इक्वेट कर दो यहाँ की डायमेंशन के, लेंथ की कितनी होती है, m0 l1 t -1, नहीं t0 सॉरी t0, ये रेस्ट टू आर ए है और g की क्या है, m0 l1 t -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी b। अब क्या करें, अब यूनिट्स इकट्ठी कर लो, m की तो 0 ही रहेगी, l की क्या हो जाएगी, m की 0 है, l की यहाँ से a, एल ए और इनटू में एल का बी, तो एल ए प्लस बी हो जाएगा ये, एल रेस टू आर ए इंटू एल रेस टू आर बी, एल ए प्लस बी। और टाइम कितना हो गया, -2p। ये किसके इक्वल है, m0 l0 t 1 के। दोनों साइड इक्वेट करो, l को a प्लस बी को 0 करो, l की यूनिट्स बैलेंस करो, a प्लस बी यहाँ है 0 यहाँ है, तो इससे क्या बना, a प्लस बी इक्वल टू 0। लेफ्ट इक्वल टू राइट है तो -2b को किसके बराबर होना पड़ेगा, -2b को टाइम के 1 के बराबर होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1/2। इसे यहाँ पुट करो, a कितना आया, +1/2। तो इससे क्या पता लगा हमें, यहाँ से टाइम है जो हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो कैसे डिपेंड कर रहा है, के लेंथ रेज टू आर 1/2 जी रेज टू आर -1/2। ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई चीज दो चीज का फंक्शन है तो हम पहले ऐसे फंक्शन ऐसे लिखेंगे, उसे ए रेज टू आर बी है जो जिसका भी फंक्शन है उसके पावर लिख देंगे ए और बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए के लिख देंगे इक्वल टू
अब दोनों साइड डायमेंशन ऐसे लिख देंगे और इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, तो इससे ये पता लग गया ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी, और इससे हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। द काइनेटिक एनर्जी of a body depends upon its mass and the velocity. The kinetic energy of body depends upon its mass and the velocity. Find the actual dependence. Find the actual dependence. तो क्या लिखा हमने? काइनेटिक एनर्जी है फंक्शन ऑफ किसका है? मास और वेलोसिटी का। तो इससे क्या पता लगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सम m की पावर है, वेलोसिटी की पावर भी हमें पता नहीं है क्या है, ये निकालनी है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओ, m रेज़ टू r a v रेज़ टू r b, दोनों साइड यूनिट्स लिख दो। काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर के लिए -2। और यहाँ m मास की क्या होगी? m1 l0 t0 रेशो है, और ये v की m0 मीटर पर सेकंड होती है, l1 पर सेकंड के लिए t-1 b। तो यहाँ से क्या आया? ये कितना आया हमारा? m रेज़ टू r a, ये 0 b तो 0, m रेज़ टू r a। l की कितनी आई? l0 यहाँ से b, और t की कितनी आई? -b। और ये किसके बराबर है? लेंथ 2 t-2। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? m की कोई पावर नहीं, मतलब 1 है। a कितना हो गया? 1। b कितना हुआ? 2। और ये -b इक्वल टू -2, -2 इक्वल टू -b, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2। किसी से भी आ सकता था, हमारे पास इस केस में वेरिएबल कम है, इक्वेशन ज़्यादा है। एक ये इक्वेशन है, एक ये एल को यहाँ से करके इक्वेशन बन गई, एक ये भी बन रही थी, तो किसी से भी पता लग सकता है। यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंस पता लगी कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंस होगी k टाइम्स मास के पावर में a, वेलोसिटी के पावर में b। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये होता है हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा है हमने। तो इससे हमें ये पता लग गया, हम नियरली फॉर्मूले बता सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगी चीजें, जैसे हमने अभी इस तरीके से देख लिया काइनेटिक एनर्जी का, और फॉर्मूला हमें पता ही ये होता है, तो कंफर्म भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is tied to a string, a stone is tied to a string and this string is wheeled, and this string is wheeled horizontally, मतलब घुमा रहे हैं, घुमाना घुमाना horizontally, so that the stone moves in a circular path. Stone moves in a circular path. Now force exerted by the string, देखो, now force exerted by the string depends upon mass of the stone, depends upon mass of the stone, velocity of the stone and length of the string.
एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इससे क्या पता लगा, फोर्स किसका फंक्शन है, मास वेलोसिटी और लेंथ का, यानी कि फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू आर ए, वी रेस टू आर बी, एल रेस टू आर सी। तीन दे दी, अब की बार हमने तीन क्वांटिटी है, तो फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू एम रेस टू आर ए रेस टू आर सी। डायमेंशन लिख दो दोनों साइड। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी का 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर है, मास है केजी में होता है तो एम की एक ही आएगी, m1 l0 t0। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो m0 मीटर के लिए 1 l1 मीटर पर सेकंड के लिए t-1 b, और ये लेंथ m0 l1 t0 c। m की क्या आई, a, m की यूनिट्स आई a, यहाँ से 0 यहाँ से 0, ठीक है, तो लेंथ की कितनी आई, यहाँ से 0 यहाँ से b वहाँ से c। टाइम की जी, ये 0 है, ये माइनस b है, और वहाँ से 0, ठीक है, कितने बराबर हुआ ये, एम रेस टू आर 1 के लेंथ रेस टू आर 1 के टी रेस टू आर -2 के। तो इससे क्या है, a इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2, b प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस बी, b क्या है, b पता है हमें 2 है, -1, तो c -1। तो कैसे डिपेंडेंस आई, डिपेंडेंस कुछ इस तरीके से आई, फोर्स इक्वल टू, ये कैसी आई, फोर्स इक्वल टू के, एम की पावर तो 1 है, v की 2 है, और लेंथ की -1, तो फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आगे करना है या बस एक क्वेश्चन और करा दूंगा, नहीं तो कंक्लूड करें क्या, 1 घंटे से तो ऊपर हो गया। जैसा आपका मन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और करो। लिखो, व्हेन अ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, व्हेन अ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r have mass m is allowed to fall in a viscous liquid, is allowed to fall in a viscous liquid, then the terminal velocity attained by this body, then the terminal velocity attained by this body depends on mass, comma radius of ball, comma g and coefficient of viscosity, mass, radius of ball, g and coefficient of viscosity। इसको डिनोट करते हैं, ईटा बोलते हैं इसे, ईटा एन, और थोड़ा एक एक पैर थोड़ा लंबा कर दो इसका, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। देन विच रिलेशन इज करेक्ट, ऑप्शंस हैं, देन विच रिलेशन इज करेक्ट, ए है
ए है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ईटा बाय mg, b है v r ईटा, c है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा r mg, d है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mgr by ईटा. Which option is correct? सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है हमारी, रेडियस आर मास एम की, वो विस्कस लिक्विड में गिर रही है अलाउड टू फॉल, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है, उसकी जो अटेन करती है वो इन चारों पे डिपेंड करती है, मास, रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो कैसे डिपेंड करेगी? सर ऑप्शन ऑप्शन सर ऑप्शन बी. बी कैसे आया? सर क्योंकि अगर उसकी विस्कोसिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो सर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n तो होना ही चाहिए, तो ये BRD में से ऑप्शन होगा. और बॉडी जितनी छोटी होगी उतनी कम उसके ऊपर सरफेस पे रेजिस्टेंस लगेगी, तो उस हिसाब से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, तो बी ऑप्शन है. ठीक है. इस तरीके से अगर तुम्हें पता है, जैसे फ्लूइड का अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसे पता होगा ये ईटा ये बताता है कि कितना गाढ़ा लिक्विड है, विस्कस चीज कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा फ्रिक्शन देगा, तो ये तो पता है जब फ्रिक्शन बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी. और दूसरा ये भी पता है हमें, आर आर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा लिक्विड का, आर छोटा सा होगा तो उस पर कम लगेगा, तो उस हिसाब से भी बोल सकते हो. दूसरा तरीका है कि एम की यूनिट सब्स्टिट्यूट करो, जी की करो, आर की करो, ईटा की करो, तब तब पता लगेगा. तो उससे सब्स्टिट्यूट करके कितना आता है, मास की कितनी केजी, रेडियस नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे रेडियस एम, ईटा की होती है केजी बाय सेकंड मीटर. तो ये ये तो क्या हुआ, मीटर ऊपर गया, एक सेकंड नीचे रह गया, इक्वल टू मीटर पर सेकंड. तो इससे पता लगे वेलोसिटी की यूनिट सही है, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा. अब एक छोटा सा नोट लिखो. नोट क्या मतलब, जनरल सी बात है, वैसे लिख लो, पैरा है छोटा. टू सोल्व फॉर n वेरिएबल्स, to solve for n variables we require exact n equations. We require exact to solve n variables we require exact n equations. Not n minus 1, not n minus 1. आगे लिखो, if we have less equations than the number of variables, then there can be infinite solution. If लिखो, if we have less equation than number of variables, then there can be infinite solutions.
आगे लिखो सिमिलरली, सिमिलरली इन दिस सिचुएशन we have to introduce we have to introduce a comma b comma c comma d. However we could only obtain by comparing the part of m, l and t. However we could only obtain by comparing the part of m, l and t. So unique solution is not possible in this situation. तो क्या कहा इसमें, अगर हमारे इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम वो लगाते, अगर हम ये करते रेडियस पे डिपेंड कर रही है, रेस्ट ए कर दिया, और मास डिपेंड पे मास रेस्ट बी, जी रेस्ट सी, और ईटा रेस्ट डी, तो हमारी दोनों साइड जब बैलेंस कर रहे होते, एम इस साइड एम एल टी आता कुछ वेलोसिटी का, दोनों साइड बैलेंस करते तो ए बी सी डी इस तरह की कुछ भी ऐसी बन सकती थी। ए बी सी डी की तीन इक्वेशन आती है हमारे पास, क्योंकि तीन ही को बैलेंस कर सकते हैं ना एम एल टी को। यहाँ से एम की पावर में कुछ ए प्लस बी कुछ सी ऐसे आता, यहाँ पर शायद कुछ पी प्लस सी कुछ ऐसे आ जाता, यहाँ से सी, तो क्या होता हमारा इक्वेशन तीन होती, एक पहली ए होती एम की वजह से, दूसरी एल की वजह से होती, तीसरी टी की वजह से होती, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल ए बी सी डी चार है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि हमारे जो वेरिएबल हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए, जो वेरिएबल्स हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो ग्रेटर देन इक्वेशन हो जाए ना, नंबर ऑफ इक्वेशन, तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। मतलब उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन हम बता नहीं सकते हैं, उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमें हमेशा n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए n नंबर ऑफ इक्वेशन ही चाहिए होती है। तो अगर चार वेरिएबल हैं तो चार इक्वेशन चाहिए होंगे उसका यूनिक सॉल्यूशन देना है तो इसलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये नोट लिखवाया था मैंने कि भाई ए बी सी डी है ना हमारे केस में, तो इस केस में हम एम एल टी से कर नहीं पाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं बता सकेंगे हम। ठीक है, कंक्लूड करते हैं क्लास।